थैंक यू एवरीबॉडी। मेरा नाम हरेश है और मैं एक ग्रेटफुल रिकवरिंग अल्कोहल एडिक्ट हूँ। हाय हर। और एक परमानेंट एडिक्टिव पर्सनालिटी हूँ। परमानेंट, मरते दम तक की एक एडिक्टिव पर्सनालिटी में बन गया हूँ। और ये मेरी एडिक्टिव पर्सनालिटी सही में मेरा जिंदगी जीने का प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन इस एडिक्टिव पर्सनालिटी के ऊपर मुझे अगर अच्छी जिंदगी जीनी है तो काम करना पड़ेगा। सातत्यपूर्वक कार्यशील रहना पड़ेगा। और वो कार्य है 12 स्टेप प्रोग्राम का 1 से 12 कदम का कार्य। तो ही मेरी एडिक्टिव पर्सनालिटी बेकाबू नहीं बन सकती, बेकाबू नहीं बनेगी। और जीवन के जो मुझे अनुभव लेने हैं वो ये प्रोग्राम के ऊपर चलता रहूंगा और उसके ऊपर ग्रोथ करता रहूंगा। तो ही मुझे जो अनुभव चाहिए जीवन से वैसा अनुभव मिल सकता है। दूसरा कोई पर्याय नहीं है मेरे लिए। आजीवन, जीवन के आखिरी सांस तक। सिर्फ शराब का सवाल नहीं है। शराब तो मेरी बंद हो जाती थी। ये में आने के बाद 3 महीना सोबर, एक बार 4 महीना सोबर, कभी 2 महीना सोबर। मेरे जैसा पूरा लास्ट कैटेगरी का बंदा, मेरी सोपराइटी टिकती नहीं थी। वापस स्लीप होता था, रिलैप्स में जाता था, फिर पूरी तरह से थक जाता था तो ए को पकड़ता था। थोड़े दिन, थोड़े महीने सोबर रहता था और जैसे ही थकान मिटती थी वापस दारू को पकड़ता था। ऐसा मेरा जिंदगी चल रहा था। मैं निश्चित रूप में खत्म होने की तैयारी में था। और मैंने एक अनुभवी सदस्य से बात किया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग इतनी टच नहीं करती है जितनी दूसरे लोगों को कर लेती है। मुझे क्यों इतनी टच नहीं करती? और उसको बोला मुझे इस उसको मैंने कहा मुझे इसलिए टच नहीं करती है क्योंकि मेरी बॉटम दूसरों जो शेयर कर रहे उस हद तक की मेरी बॉटम मेरी आई नहीं है। ना मेरी बीवी गई है कभी भी, ना मैंने चोरी करके दारू पिया है, ना कभी मैंने भीख मांग के दारू पिया है, ना मैंने घर के कुछ चीज बेचनी पड़ी है, ना कोई टोपी घुमाई है। इसलिए मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस की जो मीटिंग में जो शेयरिंग होते हैं वो इतने मुझे इफेक्ट नहीं करते हैं। जैसा करना चाहिए वैसे नहीं करते हैं। क्या करूं मैं? और मैं ऐसी जिंदगी जीना नहीं चाहता। बहुत तकलीफ होती है। दारू से कुछ महीने दूर रहता हूं लेकिन मन शांति नहीं मिलती। वो जो हैप्पीनेस मिलना चाहिए वो हैप्पीनेस नहीं मिलता। दारू से दूर रहने का आनंद तो कतई नहीं मिलता। दारू से दूर रहता हूं तो दिमाग के अंदर शराब नाचती रहती है। और मीटिंग में जाता हूं तो मीटिंग में वो कोई मुझे टच नहीं होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं उन लोगों से अलग हूं यार। इन लोगों का ये गया वो गया, बीवी छोड़ के चली गई थी, चोरी किया, ये किया, फुटपाथ पे गिरे, गटर में गिरे। मुझे आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल रहा था मीटिंग से। ये मेरी स्टोरी है, मेरा अनुभव है। उस बंदे ने साफ कहा, अरे सब तू चौथा कदम कर। चौथा कदम शराब के ऊपर नहीं है। चौथा कदम कुछ और चीज के ऊपर है। और वही बंदे को मैंने स्पॉन्सर बनाया। पहले उसने मुझे 3 कदम करवाए, मेरे स्पॉन्सर ने। वो 3 कदम मुझे मालूम था कि हाँ भाई सिंपल है यार, शराब के सामने मैं हतबल हूं, हाँ हतबल हूं। मेरा जिंदगी अस्त व्यस्त हो गया है। वो पूरी तरह से मालूम नहीं था।
पहला आधा कदम, मीटिंग में जाने से मुझे मालूम पड़ गया कि ये एक बीमारी है और ये बीमारी के सामने मैं पूरी तरह से शक्तिहीन हूं। लेकिन मुझे मेरी शक्तिहीनता के ऊपर काम करना पड़ेगा। वो कैसे करूं? कई लोगों को मीटिंग से हो जाता है काम, खाली दारू से दूर रहने तक, शराब से दूर रहने तक, खाली सोबर रहने तक। मीटिंग से वो शराब से दूर रहने का पावर मिल जाता है। कई मेरे जैसे लोगों को नहीं मिलता है। तो दूसरा जो आधा हिस्सा है कि मेरा जिंदगी अस्त व्यस्त हो गया है, वो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे पहला कदम का आधा हिस्सा, कि कैसी अस्त व्यस्तता है। ये शराब के बाद होने वाली अस्त व्यस्तता की बात नहीं है कि मैं दारू पीता हूं, बेशुमार शराब पीता हूं, तो बाहरी अस्त व्यस्तता, इंटरनल अनमैनेजेबिलिटी, वो तो निश्चित है, होने ही वाली है। तेरा हुलिया खराब होगा, तेरा पैसे गलत तरीके से जाएंगे, रिलेशन झगड़े होंगे, एक्सीडेंट होंगे, ये तो जायज है, निश्चित है। लेकिन तू कैसे भी करके दारू बंद कर देगा, 3-4 महीना, 5 महीना, जितना भी समय, तो वो बाहरी अस्त व्यस्तता तो अपने आप चली जाएगी। लेकिन वो जो अंदर की अस्त व्यस्तता है, जिसकी वजह से तुझे वापस शराब के पास जाना पड़ रहा है, उसके बारे में जान। तो पहला आधा कदम, जो माई लाइफ बिकेम अनमैनेजेबल, मेरे स्पॉन्सर ने बताया यही हमारा प्रॉब्लम है। शराब हमारा प्रॉब्लम, सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ शराब हमारा प्रॉब्लम नहीं है। शराब तो ये अनमैनेजेबिलिटी के साथ जुड़ चुकी है, मेरी आंतरिक अस्त व्यस्तता के साथ। तो बिग बुक के जरिए उसने मुझे 8 सिम्टम्स बताए कि रिलेशनशिप में मुझे तकलीफ होती है, मैं कंफर्ट रूप से जी नहीं पाता अपने संबंधों के अंदर, संबंधों के साथ अच्छे से जी नहीं पाता, मुझे तकलीफ होती है। हाँ, होती है यार। मेरे इमोशनल नेचर को मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। दुखी होता हूं तो भी कंट्रोल नहीं कर पाता, खुश होता हूं तो भी कंट्रोल नहीं कर पाता, सक्सेस मिलता है तो भी कंट्रोल नहीं कर पाता, और अनसक्सेस, कुछ निष्फलता होती है, मिलती है तो भी कंट्रोल नहीं कर पाता। कोई सम्मान देता है तो भी मेरे नेचर को मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, हवा में उड़ने लगता हूं। और कोई मेरा अपमान करता है तो मैं पूरा पाताल में चला जाता हूँ, निराशा में चला जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। जिंदगी इस तरह से मुझे जीना कठिन लगता है। मायूस ज्यादा रहता हूँ, अनहैप्पी ज्यादा रहता हूँ। एक आत्मचालक भय का साया, जब मैं नशे से दूर होता हूँ, मेरे सर के ऊपर मंडराता रहता है। जो मेरे पास है वो चला जाएगा तो, मुझे जो चाहिए वो नहीं मिलेगा तो। इस तरह से 8 सिम्टम्स के जरिए मुझे ऊपरी सतह पे प्रॉब्लम पहले कदम में मुझे मालूम पड़ा, कि मेरी शराब बढ़ती गई, उसके साथ साथ मेरी इंटरनल अनमैनेजेबिलिटी बढ़ती गई। इंटरनल अनमैनेजेबिलिटी बढ़ती गई, उसके साथ साथ मेरी दारू भी बढ़ती गई। दोनों बढ़ते गए, और गतिमान हो गया एक जहरीला विष चक्र, पॉइजन सर्कल। अनमैनेजेबिलिटी मुझे शराब से दूर ना रहने दे, और शराब मेरी अनमैनेजेबिलिटी को बढ़ाते रहे। वो दोनों के सामने मैं हतबल। ऑब्सेशन आए तो मैं अपने आप को रोक ना पाऊं, पावरलेस। और अनमैनेजेबिलिटी को मैं ठीक ना कर पाऊं, पावरलेस। कबूल कर यार, हार मान, दोनों के सामने। तब थोड़ी आंखें खुली, हाँ, ये अनमैनेजेबिलिटी देख, इंटरनल अनमैनेजेबिलिटी, तेरे इमोशन, तेरे थॉट्स, तेरे विचार, तेरे फीलिंग्स, तेरे मोटिव, तेरे एम्बिशन,
तेरे सब इरादे, तेरी महत्वाकांक्षाएं, तेरे ख्याली पुलाव और तेरी सोच, तेरे विचार, तब गहराई में मालूम पड़ा कि यार ये तो बेसिकली जीने का प्रॉब्लम है, जिंदगी को जीने का प्रॉब्लम बन गया है। ये रियलाइज हुआ पहला कदम करने से। अभी इसके सामने हतबल, टोटल होपलेस कंडीशन, ऐसा कहा गया, टोटल होपलेस कंडीशन। कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ना कोई डॉक्टर, ना कोई साइक्रेटिस्ट, ना कोई, कोई भी बड़े से बड़ा इंसान हो, ना तू खुद, ना तेरे घर वाले, कितना भी करना चाहे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई रिजल्ट नहीं मिल सकता। तुझे पीना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। ये है तेरी होपलेस कंडीशन। और एक ही चीज है, उच्च शक्ति। अभी उच्च शक्ति के बारे में, हायर पावर, वो हमें ठीक कर सकता है। तो उसके लिए पहले केम टू बिलीव, एक विश्वास का निर्माण कि कोई उच्च शक्ति है जो मुझे स्वस्थ कर सकती है। दूसरा पड़ाव, दूसरा कदम, वो बिलीव कैसे लाना, वो विश्वास का निर्माण कैसे करना। कोई उच्च शक्ति, अरे यार ये तो कपोल कल्पना। कहाँ है उच्च शक्ति, कैसी है उच्च शक्ति, कहाँ है भगवान, कैसा है भगवान, क्या करता है भगवान, कैसे करता होगा भगवान। कोई प्रैक्टिकल तो लगता नहीं था कि जैसे प्यास लगी और पानी पिया, प्यास मिट गई, प्रैक्टिकल। भूख लगी है, खाना खाया, भूख मिट गई, प्रैक्टिकल। तलब आई दारू की, दारू पिया, तलब शांत हो गई, ऑब्सेशन शांत हो गया, प्रैक्टिकल। और ये हायर पावर, उच्च शक्ति, एक ईश्वर, एक कपोल कल्पना जैसी बात है। लेकिन सारे लोगों का कहना, अनुभवी लोगों का कहना, यही उच्च शक्ति ने हमें रिकवरी दिया है, हमारा जीवन को परिवर्तन दिया है, हमारा जीवन बदला है इस उच्च शक्ति की मदद से। और मेरे लिए तो ये बात, सबके लिए शुरुआत में ऐसा ही लगता है, किसने देखा है भगवान को, कैसे करता है भगवान को। लेकिन वो सेकंड स्टेप बहुत डीपली करना पड़ा, बहुत डीपली मुझे, तब वो केम टू बिलीव आया, एक विश्वास का निर्माण हुआ, कोई उच्च शक्ति। और तीसरे कदम में, अभी डिसीजन ले, अगर उच्च शक्ति की मदद चाहिए तुझे, ईश्वर की मदद चाहिए तुझे, तो उसकी एक ही शर्त है, तेरी इच्छा और तेरे जीवन उसके हवाले कर, उसके मार्गदर्शन के नीचे रख, उसकी गाइडलाइन के नीचे रख दे। और उसके लिए तीसरे कदम में सिर्फ यही लेसन करवाया मुझे, सेल्फ विल रन राइट। तेरी खुद की इच्छा से तेरे जीवन की क्या हालत हुई, और तेरी खुद की इच्छा चलाएगा तो तेरी खुद की इच्छा तुझे खत्म कर डालेगी, खत्म कर डालेगी। अभी रवि भाई ने बोला ना कि वो शेर की पूंछ पकड़ना, आड़े टेढ़े जहां पे मैं तकलीफ में जाने वाला हूं, उसी के पास जाना, उसी को ही पकड़ने जाना, ये सेल्फ विल, तूफानी। तो तीसरे कदम में, इच्छा और जीवन ईश्वर के हवाले मुझे क्यों करना है, क्यों जरूरी है, उसके लिए सिंपल, पूरी गहराई से, सेल्फ विल से मेरी जिंदगी की क्या हालत हुई, वो पूरी अनमैनेजेबिलिटी मेरी सेल्फ विल के ऊपर आके अटकती थी। मेरी जिंदगी जो इतनी अस्त व्यस्त हो गई, आंतरिक रूप से भी अस्त व्यस्त, और दारू पीता था तो बाह्य रूप से भी अस्त व्यस्त, एक्सटर्नल भी अनमैनेजेबिलिटी, अंदर से भी अनमैनेजेबिलिटी। अब दारू बंद है तो बाह्य रूप से जो अनमैनेजेबिलिटी है वो सुधरने लगी, लेकिन आंतरिक अस्त व्यस्तता और क्रॉनिक होती गई, और तगड़ी शक्तिशाली बनती गई, क्योंकि उसको शांत करने के लिए शराब का सहारा नहीं ले रहा था, वन डे एट ए टाइम, पहले गुट से दूर।
दारू पिएगा तो मरेगा। आखिरी सोसाइटी में ये चीज के साथ मैं लड़ता था। पी लेगा तो क्या हालत होगी, मुझे मालूम था खुद के अनुभव से। लेकिन मेरी अंदर की अस्त व्यस्तता, वो मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई, बहुत बड़ी। उसको मैं दूर करना चाहता था, दूर कर नहीं पाता था। विल पावर काम नहीं करे। मीटिंग में आखिरी आखिरी में, आखिरी की सोसाइटी में मीटिंग को पकड़ लिया था, 4 महीने के अंदर मैं 1-2 महीने में स्लिप होने जैसी हालत में आ गया था। और मुझे ये स्पॉन्सर मिला, और पहले 3 कदम से मुझे मेरे जीवन की बुनियाद, नए जीवन की बुनियाद का अनुभव हुआ। और पहला 3 कदम स्पॉन्सर ने कहा मुझे, कह रही ये हमारी नई बुनियाद, नए जीवन की बुनियाद है, एक नींव है, नींव। लेकिन खाली बुनियाद से, बुनियाद पक्की होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन बुनियाद के ऊपर नए जीवन की इमारत भी तो बनानी है ना अपने को। पहले तो 3 कदम में सिंपल कि भाई हार मान ले, पहला कदम एक्सेप्ट कर ले, मैं शक्तिहीन हूं, मैं पावरलेस हूं, मरते दम तक पावरलेस रहने वाला हूं। और दूसरा कदम, तुझे मदद कर सकता है उच्च शक्ति। मरते दम तक ये विश्वास मरने नहीं देना है, मरते दम तक। ये विश्वास मरेगा तो तू खत्म हो जाएगा, ये विश्वास को बढ़ाना है। और तीसरा कदम, उसके हवाले करना, यानी अब उसको कर दे देना। तू खाली उसका प्रोस्पेक्ट बन जा, गाइड, मार्गदर्शन उसका लेना, और उसको तेरी लाइफ के अंदर तुझे फॉलो अप करना। उसके लिए डिसीजन ले, खाली निर्णय ले। उसके बाद कार्य रिकवरी का शुरू होता है, सच्ची रिकवरी। मैं जैसा मेरा जिंदगी चाहता हूं, कि मैं खुश रहना चाहता हूं, मैं तनाव मुक्त रहना चाहता हूं, मैं डिप्रेशन में नहीं जीना चाहता हूं, मैं प्रसन्न रहना चाहता हूं, मैं ऊर्जा से भरा हुआ रहना चाहता हूं। इसके लिए तो मैं जीता हूं। मैं कहीं दुखी होने के लिए थोड़ा जीता हूं, लेकिन दुखी होता हूं वो अलग बात है। मैं कोई परेशान रहने के लिए थोड़ा जीता हूं, लेकिन परेशान रहता हूं ये अलग बात है। मैं जो चाहता हूं वैसा मेरे साथ होता नहीं है, यही तो गड़बड़ है, यही तो समस्या है। और उसके लिए जिम्मेदार पहले 3 कदम से मालूम पड़ा मैं खुद हूं। उसके लिए मेरा सेल्फ, मैं खुद ही उसके जिम्मेदार हूं। मेरी ये बिगड़ी हुई जिंदगी की जो हालत है, उसका पूरा जिम्मेदार मैं ही हूं। ये 3 कदम से पता चल जाता है, चल गया मुझे। तो अब अरे सब तुझे अब तेरे ऊपर ही काम करना पड़ेगा। भले बुनियाद बन गई 3 कदमों के जरिए, नई जिंदगी की बुनियाद बन चुकी, लेकिन बुनियाद के ऊपर अगर इमारत नहीं बनाएगा, रिकवरी की इमारत नहीं बनाएगा, नए जीवन की इमारत नहीं बनेगी, तो खाली बुनियाद से घर नहीं बन सकता, मकान नहीं बन सकता, इमारत नहीं बन सकती। तो ये 3 कदम पहले इसलिए हमारे प्रोग्राम ने पहले इसलिए रखे हैं कि मैं आगे बढ़ पाऊं। अभी एक भाई ने जो शेयर किया, इंदौर वाले भाई थे, मैंने नाम देखा था, कि 2 दिन से मुझे आलस आ रही है, टाइम होते हुए भी लिख नहीं पा रहा हूं। ये होता ही है, ये होता है। क्योंकि बरसों तक, लंबे अरसे तक, जो दिशा में मैंने अपनी जिंदगी जिया है, उसके विपरीत चलने का कार्य है, पूरा अपोजिट। तो ये हड़बड़ी तो आएगी। इसलिए पहले 3 कदम मदद करते हैं ऐसी अवस्था में।
मेरे में भी ऐसी अवस्था आती थी, चौथे कदम के ऊपर काम करना एसिड टेस्ट जैसा कहा गया है, तेजाबी परीक्षण ऐसा कहा गया है, और है ही ऐसा। आसान नहीं है मेरे जैसे के लिए। तो तुरंत ही तीसरे कदम की जो प्रेयर है, हे ईश्वर, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूं, अब तू जैसा चाहे वैसा मेरा निर्माण कर, मुझे मेरे स्वयं के बंधन से मुक्ति दिला, रिलीव मी ए बॉन्डेज ऑफ माई सेल्फ, ताकि मैं तेरी इच्छा अनुसार आगे बढ़ सकूं। मेरी ये तकलीफों को दूर कर, ताकि उन पर होने वाला विजय उन लोगों के लिए गवाह बने, जिन्हें मैं तेरी शक्ति, तेरा प्रेम और तेरी जीवन शैली उन तक पहुंचा सकूं। मैं हर हमेश आपके आदेशों का पालन कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद दो। ये भले आ नहीं जाता है प्रार्थना करने से, लेकिन प्रार्थना करते रहने से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। रुकावटें जो बीच में आती है वो दूर हो सकती है। तो मैंने तीसरे कदम की प्रार्थना का आगे के कदम करने के लिए बहुत बहुत मैंने उसका उपयोग किया, बहुत। तीसरे कदम की प्रार्थना में दो प्रार्थना है, वो भी तीसरे कदम की, जो हमारी सेरेनिटी प्रेयर जो हम हर बार बोलते हैं, वो भी तीसरे कदम में दी गई है, 12 and 12 किताब के अंदर। और ये जो प्रार्थना है वो बिग बुक के अंदर दी गई है इसका। और स्पॉन्सर के साथ बातचीत कि भाई आलस आ रही है, मन नहीं लग रहा है, दिमाग उल्टा चल रहा है, टालम टोल चालू हो गई है। तो उसके साथ जब बात करता था तो थोड़ा पॉजिटिव हो जाता था, मैं अनुभव हो जाते थे थोड़ा पॉजिटिव, और कार्य आगे बढ़ता था। अभी बात यह है कि 3 कदम कर लिया है, उसका मतलब ये नहीं कि 3 कदम मेरे जीवन में हो गया है, संपूर्ण हो गया है, ऐसा तो कभी नहीं कह सकता मैं। आज भी नहीं कह सकता कि पहला 3 कदम मेरा 100% हो गया, ऐसा कभी नहीं कह सकता। 3 कदम किया, जैसे कि 5.5 साल का एमबीबीएस का कोर्स किया, हाँ डॉक्टर की पढ़ाई कर ली, लेकिन 100% डॉक्टर बन गया, ऐसा कोई नहीं कह सकता। ऐसे ही इस कदमों के साथ है। तो 3 कदम करने के बाद क्यों चौथे कदम की जरूरत है? क्यों? चौथा कदम क्या है? क्यों चौथे कदम की जरूरत है? सर्चिंग फियरलेस मोरल इन्वेंटरी बनाने की क्यों जरूरत है? नैतिक आत्म संशोधन की जरूरत क्यों है? क्योंकि पहले 3 कदम मुझे खाली नई संकल्पना देते हैं कि पहला कदम का मतलब मैं हरेश हरेश तो नहीं कर सकता, दूसरा कदम का मतलब है वो कर सकता है, उच्च शक्ति ईश्वर, और तीसरे कदम का मतलब अगर तू उसको करने देगा तो वो 100% करेंगे, तू करने देगा तो। ये नई संकल्पना है, और खाली नई संकल्पना से पूरा परिणाम नहीं मिलता। समझो ने एक शुरुआत हुई है, शुरुआत हुई है। जैसे कि तीसरे कदम में डिसीजन लेने की बात आती है, तो निर्णय लेने के बाद निर्णय को अरे साकार भी तो करना पड़ेगा कि नहीं? कि तूने चलो निर्णय तो ले लिया, गहराई से लिया, कि अब हरेश को अपनी इच्छा और जीवन ईश्वर के हवाले सौंपना है। ये तीसरे कदम में इतना ही है कि हरेश को अपनी इच्छा और अपना जीवन, और अपनी और अच्छा जीवन का मतलब क्या? इच्छा यानी मैं जो चाहता हूं वो,
और जीवन यानी मेरे साथ जो हो रहा है वो, और हमेशा मेरे मैक्सिमम अनुभव, ज्यादा से ज्यादा अनुभव, मैं जो चाहता हूं वैसा मेरे साथ कभी होता नहीं था, और जो मेरे साथ होता था वो मैं कभी चाहता नहीं था। ये पूरा कितना उस मामला उलझ गया था, और उसी के अंदर मैं कितना फंस गया था, कितनी तकलीफ में जीता था। मैं चाहता था क्या, होता था क्या, मैं क्या चाहता था और होता था क्या, कितना मामला उलझ गया था। और ये बीमारी बढ़ती गई, मेरी चाहत भी बड़ी बड़ी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, विकृति में आ गया मैं। और हकीकत, वास्तविकता, मेरा जीवन बुरा से बुरा, खराब से खराब, समझो ने गेम ओवर हो जाने वाला, और इसकी जैसे अब गेम ओवर होने की तैयारी, ऐसी हालत। और मन की चाहत एकदम विकृत स्वरूप की। तो ये सब जो पूरा पटा रहा है, तेरी चाहत और तेरी हकीकत, तेरी वास्तविकता, यानी तेरी इच्छा और तेरा जीवन, इच्छा यानी तेरी चाहत, और जीवन यानी तेरी सच्चाई, तेरी हकीकत। कितने कॉन्फ्लिक्ट्स दोनों के बीच में, कितना संघर्ष। ऐसा क्यों होता है, क्यों? अरे तू, तेरी जो हालत है वो तेरी चाहत क्यों नहीं बना सकता, क्यों नहीं बना सकता है? जो हो रहा है वही तेरी चाहत क्यों नहीं बना सकता, नहीं बना पा रहा था? कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स, यानी बहुत गड़बड़ है मेरे अंदर, बहुत सारी गड़बड़ है। भले ने मैंने डिसीजन लिया हो कि इच्छा और जीवन अब मुझे ईश्वर के हवाले करना है, नहीं तो मेरी इच्छा मुझे खत्म कर डालेगी। इसको देखकर मैंने डिसीजन तो ले लिया, लेकिन खाली डिसीजन लेने से रिजल्ट नहीं मिलता। मेरे स्पॉन्सर ने बिग बुक के जरिए कंप्लीटली मुझे गहराई से रियलाइज हो जाए, उस तरह से वो अपना हाबिट्स वर्क्स में शुरुआत के जो तीसरे कदम के जो बताया गया है, एक एक सेंटेंस को गहराई में बता बता कर मुझे जगाया। मैं जाग सका कि भले मैंने निर्णय लिया है इच्छा और जीवन ईश्वर के हवाले करने का, लेकिन उसको साकार करने के लिए, साकार नहीं होने देने के लिए मेरे अंदर बहुत सारे अंदर के दुश्मन भरे पड़े हैं, बहुत सारे। और वो मुझे मालूम भी नहीं है, कितने तो मुझे मालूम ही नहीं है कि कौन कौन से अंदर मेरे शत्रु, मेरे दुश्मन, मेरे विक्रम वेताल सब कितने भरे पड़े हैं। कईयों के बारे में तो मुझे मालूम ही नहीं है। अंधेरे में मैं चल रहा हूं, अंधेरे में, और मैं दोषी ठहराता हूं परिस्थिति को, लोगों को, दुनिया को। और ज्यादा अंधेरा बढ़ता है मेरा, मैं दोषी ठहराता रहा दूसरों को, मेरी तकलीफें बढ़ती गई, मेरी हालत बिगड़ती गई, और ज्यादा दूसरों को दोषित ठहराता गया, और मेरी हालत बिगड़ती गई, बिगड़ती गई। जिंदगी जहन्नुम जैसी बन गई, ना जी पाऊं ना मर पाऊं, कहीं पे भी शांति नहीं। और शराब से दूर रहते हुए तो ये पीड़ा मेरे जैसे शराबी की तेज और तीव्र बनती जा रही थी, और ना किसी को कह पाऊं, ना किसी को बोल पाऊं, और ना अंदर से सह पाऊं, और बाहर से एक्टिंग करूं बहुत मजे में हूं, बहुत अच्छा है, बाहर से पूरी कलाकारी, इतनी एक्टिंग करूं, इतनी एक्टिंग करूं, क्योंकि मेरा ईगो, मेरा अहंकार
झुकने नहीं देता था, पारदर्शक होने नहीं देता था, सामने वाले को झूठ मूठ की हंसी, बनावटी हास्य प्रदर्शित करता था कि सामने वाला मेरे बारे में ऊंचा सोचे, ऊंचा सोचे, ऐसे एक्टिंग करता रहा। और अंदर से पूरी अलग स्थिति, कहते हैं ना आउटसाइड बेटर इनसाइड गटर, ऐसी सिचुएशन। कह क्यों नहीं दूसरों को कह पाता था? क्योंकि उसके नजरों में मैं गिर जाऊंगा, ये बात बताऊंगा तो। डर, अहंकार में से निकला हुआ एक डर, शर्म, ये हालत। तीसरे कदम कर लेने के बाद ये हिम्मत मिली खुद को जानने की। हरेश को सबसे पहले हरेश को जानना जरूरी है, तो हरेश रिकवरी में आगे बढ़ पाएगा। अगर हरेश हरेश को ही धोखा देता रहेगा, जो हरेश है ही नहीं वैसा हरेश हरेश को मानता रहेगा, तो हरेश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। गुमराही में रहा था, गुमराह गुमराह हालत में ही रहेगा, अंधेरे में ही रहेगा। और जो हरेश नहीं है वो दुनिया को दिखाने की एक्टिंग करता रहेगा। जो है ही नहीं वो दुनिया को दिखाने की एक्टिंग करता रहेगा, तो खुद को ही धोखा दे रहा है। कभी फ्रीडम के दरवाजे नहीं खोल पाएगा, नहीं खुलेंगे हरेश के जीवन में। इसलिए सर्चिंग और फियरलेस मोरल इन्वेंटरी हरेश को हरेश की लेने की जरूरत है, खुद को खुद की लेने की जरूरत है। वो कैसे लेना है? प्रोसेस दिया है, वो प्रोसेस के हिसाब से तू करता जा, करता जा, करता जा। लेकिन एक चीज, ईमानदारी, सर्चिंग और फियरलेस। फियर आता है, आलस आती है, तो उसको कैसे निकाला जाए उसके ऊपर सोच, उसके ऊपर सोच। ये एक ऑपरेशन है तेरा खुद का, और स्पॉन्सर की मदद और ईश्वर की कृपा से, और कृति तेरी, कृपा मदद करेगा मेरा भगवान, मेरी उच्च शक्ति, जो हिम्मत देने का काम, एक विलिंगनेस देने का काम, इच्छुकता देने का कार्य, की हिम्मत ऊपर वाला देगा। शुरू कर दे प्रार्थना, और स्पॉन्सर मार्गदर्शन देगा। और स्पॉन्सर भी ये कोई अपने में वो कोई अपने अंदर से ऐसे नहीं निकला है, उसने भी अपने स्पॉन्सर की मार्गदर्शन की मदद ली है। और ये पूरा हमारी बिग बुक के अंदर 12 एंड 12 के अंदर पूरी रेसिपी, इस कार्य को करने की पूरी रेसिपी बन चुकी है, उसके हिसाब से करना है। और बीच में रुकावट आए तो उस रुकावट को कैसे दूर करना है, उस पे ध्यान देना है। क्योंकि रुकावट तो आने ही वाली है, आने ही वाली है। लेकिन उस रुकावट को दूर कैसे किया जाए, साथ में ध्यान देना भी इतना ही जरूरी है। ध्यान नहीं दूंगा तो गाड़ी अटक जाएगी, और हम लोगों का अनुभव है, गाड़ी अटक जाती है तो फिर वो भटक जाती है। तो चौथा कदम खुद को जानने का मतलब क्या? अंदर से जानना है हरेश को, कि हरेश क्या है, हरेश कैसा हो गया है, अंदर से कैसा हो गया है, हरेश क्यों इतना अशांत रहता है, हरेश क्यों छोटी छोटी बातों में विचलित हो जाता है,
अरेस क्यों जल्दी से मायूस हो जाता है? क्यों अरेस का मूड चला जाता है? क्यों अरेस को जीने का आनंद नहीं मिलता है जैसा चाहिए वैसा? भले शराब से दूर, नशे से दूर चल रहा है, लेकिन जॉय ऑफ लिविंग क्यों दूर है? क्यों अभी उसको उसके पास नहीं आया है? कुछ तो यार गड़बड़ है, नहीं तो मिलना चाहिए यार। अगर नॉर्मल तरीके से सोचा जाए तो किसी को तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा हो गई हो, उम्र कैद तिहाड़ जेल या काला पानी की जेल, उसके अंदर उसको भूखा रहना पड़ता है, काली कोठरी के अंदर उसको बंद रख के रखते हैं, कोई कोई खाना भी ढंग का नहीं, रोज बेशुमार काम करवाते हैं, मारते हैं, इतनी सजा भुगतते हैं, और यकायक कोई आता है और उसको छुड़वा के ले जाता है। वो काला पानी में से उसको छोड़ दे, छुड़वा के ले जाता है। फिर वो पूरी जिंदगी नाचते हुए जिएगा कि यार पूरी जिंदगी मेरी काला पानी के अंदर समाप्त तो होने वाली थी, पूरी जिंदगी काला पानी की जेल के अंदर समाप्त होने वाली थी। अरे वो बंदा आया और सिफारिश की, विनती किया और मुझे काला पानी की सजा से रिहा कर दिया। बाकी की जिंदगी वो भीख मांगेगा तो भी चलेगा, लेकिन नाचते हुए जिएगा, एक ही अनुभव को देखकर यार काला पानी की सजा से मुझे छुटकारा मिल गया और मेरे जैसा शराबी शराब के दलदल में से बाहर निकला है। 3 महीना सोबर, 4 महीना सोबर, 1 साल सोबर, और क्यों मैं उसका आनंद नहीं ले पाता हूं? इतनी बड़ी वाक्या मेरे साथ हुआ है, इतना बड़ा चमत्कार मेरे साथ हुआ है, हालांकि कितना अच्छा भी हो गया है, मेरे पैसे मेरी जेब में रहने लगे हैं, स्वास्थ्य भी मेरा दारू पीता था उससे कई गुना अच्छा मेरा बन चुका है, मेरा हुलिया भी कितना अच्छा सुधर गया है, मेरे एक्सीडेंट होने बंद हो गए, मेरे झगड़े होने बंद हो गए हैं, मेरा कुछ बॉडी के अंदर प्रॉब्लम थे आ गए थे वो भी सुधर रहे हैं, लोग अच्छे से मुझे बुलाने भी लगे हैं क्योंकि मैं दारू से दूर हूं। फिर भी एक घुटन क्यों महसूस करता हूं, आनंद क्यों नहीं ले पाता हूं? तो क्या खाली प्रॉब्लम शराब में थोड़ा है? अगर ऐसी हालत है तो निश्चित ही प्रॉब्लम कहीं और जगह पे छुपा हुआ है, कहीं और जगह पे उसको ढूंढने का कार्य चौथे कदम से शुरू होता है। वो ढूंढने का कार्य सर्चिंग एंड फियरलेस मोरल इन्वेंटरी से ढूंढ सकता हूं। अगर मैं दारू से दूर हुआ हो और मुझे मजा आ रहा है, हम सबको अगर मजा आ रहा है, तो क्या 12 स्टेप की जरूरत है? क्यों लिखे हैं ये 12 स्टेप? क्या लिखने की जरूरत थी हमारे फाउंडर मेंबरों को? खाली दारू से 3 महीना दूर, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना दारू से दूर हो गया हूं, निकाल दिया है और ऐसे ही मुझे आनंद आने लगे, सब तरह के मजे मुझे मिलने लगे, तो ये 12 कदम की क्या आवश्यकता है? और हमारा अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज 12 कदम है, रिकवरी का मैसेज 12 कदम है। इसलिए जरूरत है, मैं जो बताता हूं वो सच नहीं है, दुनिया को दिखाता रहता हूं वो सच नहीं है, एक्टिंग है, वो सब एक्टिंग, क्योंकि प्रॉब्लम स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी में है, जिसकी वजह से मैं अनमैनेजेबिलिटी में चलता हूं। और अनमैनेजेबिलिटी का 3 सिम्टम्स है दारू से दूर रहने के बाद भी: रेसलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट। जहां मुझे सहनशील बनना चाहिए वहां मैं सहनशील नहीं बन पाता, जहां मैं समझदार बनना चाहिए वहां मैं समझदार नहीं बन पाता, जहां मुझे अपनी गलती को कबूल करके उसको सुधार लेना चाहिए वो मैं कर नहीं पाता।
जहां मुझे दूसरों की गलती के लिए उसको माफ कर देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए, छोटी छोटी गलती को भी मैं लेट गो नहीं कर पाता दूसरों की। और ये सब मेरे ऊपर तानाशाही चलाती रहती है। सब चीज मुझे कंट्रोल ना कर रही हो, ऐसी दबी हुई जिंदगी, ये है मूल समस्या। और उसके ऊपर में मेरी इच्छा शक्ति की बमबारी चलाता रहता हूँ। विकृत इच्छा शक्ति, विकृत इच्छा की बमबारी चलाते रहता हूँ, और खेल और बिगड़ता रहता है। हमारे कई मेंबरों का अनुभव, वो मैं उसको सही में सलाम मारूंगा, जो शेयर करते हैं कि मेरी बीवी ने मुझे कहा इससे तो तुम पीते थे वो अच्छा था। साले कोने में पड़े तो रहते थे। अभी दारू नहीं पीते हो, रोज सर खाते हो, मुंह लटका हुआ, गुस्सेल, क्रोधित अवस्था, छोटी छोटी बातों में इंक्वायरी इंक्वायरी इंक्वायरी, जैसे सीआईडी ना, सीआईडी का ऑफिसर बन गए हो छोटी छोटी बातों में। पका के रख दिया है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा गुस्सा गुस्सा। होश में जीना मुझे आता नहीं है। होश में अपना लाइफ को मैं जी नहीं पाता। ये ढूंढने का काम, क्यों, क्यों ऐसा है, ये ढूंढने का काम चौथे कदम में है। और इसको दुनिया को जानने की जरूरत नहीं है, इतना महत्व नहीं है दुनिया को जानना। हरेश को अच्छा जीने के लिए और जिंदा रहने के लिए खुद हरेश को जानने की जरूरत है, जो आज तक हरेश ने कभी अपने आप को जाना ही नहीं था, सच्ची तरह से जाना ही नहीं था। तो ऐसी अवस्था के अंदर मुझे ये कदम उठाना ही पड़ा। अपने आप आ गया मेरे जीवन में वो काम, क्योंकि आंखें खुलने लगी थी। ये कदमों के जरिए आंखें खुलती गई, आंखें खुलने लगी। तो मेरा जो ये सेल्फ है, यानी मेरा जो ये स्व है, स्व यानी मैं पना, मेरा मेरा जो मैं पना है, वही मेरा प्रॉब्लम है। मेरा व्यक्तिमत्व जो खंडित हो गया है, हैवायर हो गया है, बेकाबू हो गया है, ऐसा को कुछ विकृत हो गया है, वही मेरे लिए गहरी समस्या बन गया है। उसको जानूंगा नहीं तो वो सुधार ही नहीं पाऊंगा। उसको जानूंगा तो उसको सुधारने की ओर आगे बढ़ पाऊंगा। और वो जो बुनियाद में जो मेरे पहले 3 कदम थे, बुनियाद के रूप में, उसमें से महत्वपूर्ण कदम जो तीसरा कदम था, जहां मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे मेरी इच्छा और मेरे जीवन को ईश्वर के हवाले करूंगा, तो ही मैं अच्छे से आगे का जीवन में अच्छा अनुभव ले पाऊंगा, जीवन का अच्छा अनुभव मुझे मिल पाएगा, अगर इच्छा और जीवन ईश्वर को हवाले करूंगा तो। लेकिन उसके बाद, डिसीजन लेने के बाद, इच्छा और जीवन उसके हवाले करने के लिए जो मेरे अंदर रुकावट रूप, अवरोध रूप, ऑब्स्टिकल बन के जो मेरे अंदर के जो गड़बड़ी है, या मेरे अंदर के जो दुश्मन है, उसकी सफाई होना जरूरी है, जिसको कहते हैं हाउस क्लीनिंग स्टेप, जिसका पहला चरण कहा गया है व्यक्तिगत गुरु सफाई, मेरी अंदर की सफाई। वो चरण है 4 से लेकर 9 कदम तक।
चौथे कदम से लेकर 9वें कदम तक। और चौथे कदम में मुझे दो चीजों का नॉलेज मिलता है। एक चीज का तो मुझे कभी नॉलेज था ही नहीं, उसका नॉलेज मिलता है। दूसरे चीजों का मुझे नॉलेज था, लेकिन उसको गहराई में नॉलेज मिलता है। जिसका नॉलेज नहीं था वो था मेरी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, जो भगवान ने हरेक को दी है। सोशल इंस्टिंक्ट, सिक्योरिटी इंस्टिंक्ट और सेक्स इंस्टिंक्ट्स। सामाजिक प्रवृत्ति, सुरक्षा प्रवृत्ति और लैंगिक प्रवृत्ति। ये तीन प्रवृत्ति के बगैर मनुष्य मनुष्य का जीवन नहीं जी सकता। अगर सामाजिक प्रवृत्ति नहीं होती हमारे अंदर, तो हम एक दूसरे को दोस्त नहीं बनाते, समाज नहीं बनता, सोसाइटी नहीं बनती, और इंसान अकेला जीता और अकेला ही मरता। एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे के काम नहीं आते, एक संगठन नहीं बनता। और संगठन में जितने भी लोग रहते हैं, वो उसको संगठन की मदद मिलती है, संगठन की शक्ति मिलती है। उस वो सोशल इंस्टिंक्ट की देन है जो परमात्मा ने दी है, प्रकृति की ओर से मिली हुई है। एक दूसरों को दोस्त बनाना, मित्र बनाना, तो समाज नहीं होता। फिर आती है सुरक्षा प्रवृत्ति। अगर सुरक्षा प्रवृत्ति ना दी होती हमको, तो हम अपने आप को सुरक्षित सुरक्षित रखने के ख्याल हमारे अंदर से निर्माण नहीं होते। और अपने आप को सुरक्षित रखने के ख्याल ये सुरक्षा प्रवृत्ति के जरिए निर्माण हुए। इसलिए मनुष्य ने घर बनाया, खेतीबाड़ी की, अनाज उगाया, क्योंकि अपने आप को सुरक्षित रखना है। वो प्रेरणा कहां से मिली? ये सुरक्षा प्रवृत्ति में से, सिक्योरिटी इंस्टिंक्ट्स में से। और तीसरी, सेक्स इंस्टिंक्ट्स। अगर ये सेक्स इंस्टिंक्ट नहीं दी होती, तो मेल और फीमेल शारीरिक संबंध में नहीं आते। और अगर मेल और फीमेल शारीरिक संबंध में नहीं आते, सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं आते, तो मानव आबादी नहीं चलती। आदि काल से जो मानव आबादी चल रही है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसके भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसके भी बच्चे पैदा हुए, उसके भी बच्चे पैदा हुए। आदि काल से मानव आबादी जो चल रही है, वो सेक्स इंस्टिंक्ट की देन है। तो ये तीन प्रवृत्ति अगर मनुष्य को नहीं दी गई होती, तो मनुष्य जीवन नहीं जी पाता। गॉड गिवन गिफ्ट है ये। सोशल इंस्टिंक्ट के जरिए हम दोस्त बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, समाज बनता है, सोसाइटी बनती है, संगठन बनता है। सुरक्षा प्रवृत्ति के लिए हम घर बनाते हैं। और ज्यादा सुरक्षा महसूस करने के लिए, भावनिक सुरक्षा महसूस करने के लिए घर के अंदर पंखे लगवाते हैं, फ्रिज ला के रखते हैं, एसी लगवाते हैं, ट्यूबलाइट लगवाते हैं, कि कपड़े पहनते हैं। जब विंटर आता है तो स्वेटर पहनते हैं। बारिश का मौसम आता है तो रेनकोट, छतरी पहनते हैं, अरे छतरी लेकर चलते हैं या रेनकोट पहनते हैं। क्यों? खुद को सुरक्षित रखने के लिए। वो सुरक्षा प्रवृत्ति में से, सिक्योरिटी इंस्टिंक्ट में से ये प्रेरणा मिलती है। और मनुष्य उसकी वजह से एक सुरक्षित लाइफ जी पाता है, सुरक्षित रह पाता है। ये प्रेरणा उसको सिक्योरिटी इंस्टिंक्ट से मिलती है। और सेक्स इंस्टिंक्ट दी है, शादी करते हैं मेल और फीमेल, पुरुष और स्त्री, आदमी और औरत शादी के बंधन में आते हैं। शादी के बंधन के बाद दोनों लैंगिक संबंध बनाते हैं। उसके बाद उसका बच्चा पैदा होता है, बच्चे का लालन पालन करते हैं, हरियाली आती है घर में, खुशहाली आती है।
और मानव आबादी चलती रहती है आदिकाल से। इसको गॉड गिवन गिफ्ट, भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद कहा गया है। ये मुझे कहीं पे भी ये नॉलेज मुझे नहीं मिला था। ये चौथे कदम में पहला तो ये नॉलेज मिला। उसके बाद बहुत खतरनाक बात आई कि भले ही यह गॉड गिवन गिफ्ट है, लेकिन ये गॉड गिवन गिफ्ट तब तक रहेगी जब तक मैं उसका मर्यादा में वापर करूंगा, उसको मर्यादा में रखकर जीऊंगा, तो गॉड गिवन गिफ्ट है। अगर मर्यादा से बाहर ये चली गई तो ये ईश्वर का आशीर्वाद भले है, लेकिन मेरे लिए वो अभिशाप बन जाएगी। अगर सोशल इंस्टिंक्ट मर्यादा से बाहर चली गई तो मैं ज्यादा मान सम्मान इज्जत आबरू, मैं जहां जाऊं वहां मेरी एंट्री पड़नी चाहिए, मैं जहां जाऊं वहां सब लोग खड़े होकर मेरा स्वागत करना चाहिए, ऐसी विकृत कामनाएं खड़ी करती है ये हैवायर सोशल इंस्टिंक्ट्स। और वही वहां पे मेरी समस्या चालू, प्रॉब्लम चालू, आंतरिक रूप से, अंदर अंदर मानसिक रूप से मेरे प्रॉब्लम चालू। सुरक्षा प्रवृत्ति, मर्यादा का उल्लंघन अगर करती है तो जितनी भी सुरक्षा मेरे सामने मुझे मिल रही है वो कम पड़ेगी, कम पड़ेगी। और ज्यादा सुरक्षा चाहिए, और ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए, और ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए। डिमांड करने वाली, राज करने वाली बन जाती है। और सेक्स इंस्टिंक्ट जब विकृत होती है तो वाइफ के अंदर, मेरी पत्नी के अंदर मुझे वो सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं करवाती, अनुभव नहीं करवाती मेरी पत्नी के अंदर सेटिस्फेक्शन का। ये विकृत सेक्स इंस्टिंक्ट और बाहरी रिश्ते, कहीं पे भी उसको शांति नहीं मिलती। तो ये तीन इंस्टिंक्ट्स मर्यादा का उल्लंघन करके अगर चलेगी, मेरे ऊपर राज करेगी, मेरे ऊपर तानाशाही चलाएगी, तो मेरा जीवन आंतरिक रूप से, अंदर से एक युद्ध का मैदान जैसा बन जाएगा। कभी भी शांति का अनुभव नहीं मिलेगा। तो मेरा कार्य क्या है अब? मेरी ये हैवायर इंस्टिंक्ट को, विकृत इंस्टिंक्ट को ऑर्डर में लाना, डिसिप्लिन में लाना, मर्यादा में लाना। तो ही मुझे जो शांति चाहिए, जो प्रसन्नता चाहिए, जो सुख चाहिए, जो संतुष्टि चाहिए, तो ही मुझे अनुभव मिल सकता है। अगर ये इंस्टिंक्ट विकृत की विकृत रहेगी तो अरे तुझे कभी शांति नहीं मिल सकती, कभी संतुष्टि का अनुभव नहीं मिल सकता। तू बेकाबू, बौखलाया हुआ, अंधाधुंध तेरी मानसिकता चलती रहेगी, तेरी कामनाएं तेरे ऊपर प्रभुत्व जमाती रहेगी, तुझे परास्त करती रहेगी तेरी सब कामनाएं। तो ये बहुत जरूरी बन गया मेरी सब डिसऑर्डर इंस्टिंक्ट्स को ऑर्डर में लाना, मर्यादा में लाना, विकृत इंस्टिंक्ट को सुसंस्कृत स्थिति में लाना। सुसंस्कृत, जब प्रकृति मर्यादा का उल्लंघन करेगी तो वो विकृति बनेगी, और प्रकृति अगर मर्यादा में रहेगी तो वो संस्कृति बनेगी, और तो विकृति में चला गया। समझो ने पानी है लेकिन पहाड़ के रूप में बन गया, तबाही मचाने वाला पानी पहाड़। बिजली है लेकिन 600-700 वोल्ट में चली गई, इसलिए सब कुछ चला रही है। हवा आ रही है लेकिन तूफान के रूप में बन गई, सब कुछ तबाही मचा रही, ऐसी हालत। बेकाबू इंस्टिंक्ट्स, ये नॉलेज मिला मेरे स्पॉन्सर ने 12 एंड 12 के चौथे कदम में, पहले 2 पन्ने के अंदर ये नॉलेज मुझे दिया।
गहराई से। तब मुझे मालूम पड़ा, अरे तू अगर दारू नहीं पीता तो भी ये बेकाबू इंस्टिंक्ट की वजह से कभी तू चैन से नहीं जी पाता। ये प्रोग्राम हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए है, चाहे शराबी हो चाहे शराबी ना हो, चाहे एडिक्ट हो चाहे एडिक्ट ना हो। एक सुंदर जीवन, एक अच्छे इमोशन से भरा हुआ जीवन, अच्छे विचारों के साथ भरा हुआ जीवन, अच्छी समझदारी के साथ भरा हुआ जीवन प्रदान करता है ये प्रोग्राम। हर एक के लिए है ये, क्योंकि ये व्यक्तिमत्व को बदलने का प्रोग्राम है। और व्यक्तिमत्व में क्या है? डिसऑर्डर इंस्टिंक्ट्स। और फिर मेरे स्पॉन्सर वापस मुझे बिग बुक पे लेकर जाकर कहने लगे कि देख पहले क्या लिखा है, रिजाइमेंट इज ए नंबर वन ऑफेंडर्स ऑफ अल्कोहलिक। संताप, नाराजगी, खुन्नस पहले नंबर का दुश्मन है। फर्स्ट, पहले नंबर का, नंबर वन। रिजाइमेंट, रीफिलिंग अगेन एंड अगेन, रीफिलिंग अगेन एंड अगेन। एक ही एक दुर्भावना बार 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 चलती रहना। शारीरिक और मानसिक संतुलन उसकी वजह से बिगड़ा हुआ रहता है। सब बात अब रिजाइमेंट के ऊपर आ गई। रिजाइमेंट फूल तेरा पूरा पर्सनालिटी, रिजाइमेंट फूल तेरा नेचर, ये सामने आया। कितना रिजाइमेंट फुल में रह जिंदगी जिया, पूरा बचपन से लेकर रिजाइमेंट रिजाइमेंट, एक एक दुर्भावना बार बार महसूस होना। और वो रिजाइमेंट क्यों खड़ा होता है मेरे अंदर, उसका मुझे सस्पेंस मालूम पड़ा। क्यों मैं रिजाइमेंट में आता हूं? क्योंकि मेरी ये जो हैवायर इंस्टिंक्ट जो बन गई है, उसका दुरुपयोग कर करके, उसका गलत इस्तेमाल कर करके, उसको जितना विकृत बनाया, तीनों इंस्टिंक्ट को इतनी सेंसिटिव बन गई, इतनी विकृत बन गई कि उसके ऊपर बाहर से कोई भी कोई मेरे साथ हरकत करता था, सीधा ये विकृत इंस्टिंक्ट के ऊपर प्रहार होता था। और जब विकृत इंस्टिंक्ट प्रहार करती थी तो वो पूरा मुझे रिजाइमेंट में खड़ा कर देती थी। मैं रिजाइमेंट फुल होता था, और रिजाइमेंट फुल होकर मेरे अंदर ढेर सारे चरित्र दोष का निर्माण होता था, ढेर सारे कैरेक्टर डिफेक्ट्स, अलग अलग प्रकार के, हर एक प्रकार के कैरेक्टर डिफेक्ट्स अलग अलग टाइम पे, अलग अलग रूप में, समय समय पर अलग अलग रूप में निर्माण होता था। और कैरेक्टर डिफेक्ट्स को लेकर मैं जो हरकत करता था, प्रतिकार करता था, खेल बिगड़ता था। और मेरा खेल बिगड़ता था, एक्शन के ऊपर रिएक्शन। पूरा मामला समझ में आने लगा, अरे तेरा जिंदगी ऐसा इस तरह से हो गया है, और ये बढ़ते जाएगा अगर इसको ऊपर तू यू टर्न नहीं लेगा। यू टर्न लेकर सही दिशा में इसके ऊपर काम करने की ऊपर तो नहीं आएगा, तो ये तेरी हालत और बिगड़ती जाएगी और बिगड़ती जाएगी। देख दूसरे का क्या हुआ, खत्म हो गए यही चक्कर में। तो रिजाइमेंट सबसे बड़ा मेरा दुश्मन है। वो क्यों निर्माण होता है? मेरी ये हैवर इंस्टिंक्ट्स की वजह से, जिसके ऊपर प्रहार होता है। और वो सेंसिटिव बोलो या हैवर हुई है, इसलिए वो आसानी से चोट खाती रहती है ना। छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी चोटिल होती है ये, छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी चोटिल होती है, क्योंकि कितनी हवा भरी है, कितनी हवा भरी है। छोटी छोटी बातों में विचलित होगी, उसके ऊपर खतरा खड़ा होगा, और तू रिजाइमेंट में आएगा, खुन्नस में आएगा, संताप में आएगा, आक्रोश में आएगा। अभी नई बिग बुक के अंदर रोष शब्द लिखा है, रोष में आएगा, नाराजगी, सब एक ही है। लेकिन वो रीफिलिंग अगेन एंड अगेन। मैटर क्या है? जाता नहीं है, अंदर ही अंदर चलता रहता है। भले मोहरे बदलते रहे, मोहरे बदलते रहे, लेकिन रिजाइमेंट चलता रहेगा। और ये तपते हुए गोले, तपता हुआ गोला, संताप, वो तपता ही रहता है, तपता ही रहता है। और अलग अलग प्रकार की आध्यात्मिक बीमारी
एक उपद्रव के रूप में उसके अंदर से निकलती रहती है। कड़वाहटपना, अविचारीपना, पागलपना, जलन, ईर्ष्या, भय, डर, अश्लीलता, जड़ता, वाद विवादी, संपूर्णता का आग्रही, कितना सारा निकलता है आध्यात्मिक उपद्रव, आध्यात्मिक बीमारी के रूप में निकलता ही रहता है। दबोच के रखता है मुझे, दबोच के। और बाहर से एक्टिंग करता रहता हूं, मैं खुश हूं, मैं मजे में हूं, आई एम फाइन। कोई भी मिलेगा, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, फाइन। ड्यूअल पर्सनालिटी। और अंदर से पूरा दबोचा हुआ, अंदर से कितना दबोचा हुआ, और बाहर से खाली एक्टिंग। और चरित्र दोष जो खड़े होते हैं वो मेरे से गलत हरकत करवाते हैं, सामने वाले हर्ट होते हैं, सामने वाले परेशान होते हैं, सामने वाले का नुकसान होता है। फिर वो लोग प्रतिकार करते हैं, वो प्रतिकार करते हैं तो वापस मेरे इंस्टिंक्ट के ऊपर प्रहार होता है, वापस रिजाइनमेंट, वापस चरित्र दोष, वापस वही ईंट का जवाब पत्थर से देना। फिर सामने वाले प्रतिकार करते हैं, मामला पूरा बिगड़ता जा रहा था, बिगड़ता जा रहा। इसलिए मैं अकेलेपन में, लॉनलीनेस में जाता गया, और शराब मेरा साथीदार, नशा मेरा गुरु, नशा मेरा साथीदार बन गया, अकेला, इसकी वजह से। इसलिए किसी के साथ मैं रिश्ता भले है, लेकिन रिश्ते में रह नहीं पाया, रिश्तेदारों के बीच में रिश्ता नहीं निकलता गया। मेरी बीवी भले मेरे साथ में थी, लेकिन मेंटल डिवोर्स ना हो गया हो, ऐसी कंडीशन, मेंटली डिवोर्स जैसी हालत। किस कदर भटक गया। और खाली दारू से दूर होने से ये सही नहीं होता। अगर हो जाता होता तो ये 12 कदम का कोई महत्व ही नहीं है, कोई जरूरी ही नहीं है। क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि दारू बंद करने के बाद तो मेरी असली परीक्षा शुरू होती है, मेरे असली प्रॉब्लम तो शुरू होते हैं। मेरे अनुभव से मुझे मालूम पड़ता है। अभी 2-3 भाइयों ने शेयर किया, 2 दिन से डिस्टर्ब चल रहा हूं। आगे आकर शेयर किया। यही चाहिए अल्कोहलिक एनोनिमस में, यही ईमानदारी है। जो अंदर है वो बयान करना। लेकिन ये प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, चौथा और पांचवा कदम जब मैं कर लेता हूं, ये पूरा मैं रिजाइनमेंट का लिस्ट बनाकर रिजाइनमेंट की इन्वेंटरी लेता हूं। और रिजाइनमेंट में से ही फियर का एक पार्ट आता है, फियर की, भय की अलग इन्वेंटरी लेता हूं। और रिजाइनमेंट में से सेक्स का भी एक पार्ट आता है, तो सेक्स की अलग इन्वेंटरी लेकर वो इन्वेंटरी कंप्लीट करता हूं। मेरी पूरी इन्वेंटरी, मेरी पूरी जिंदगी की स्थिति पन्नों के ऊपर एक एक्सरे के रूप में, एक रिपोर्ट बन के आती है, सच्चा रिपोर्ट। अगर मैं सर्चिंग, फियरलेस और ईमानदारी पूर्वक, निर्भय बनकर, गहन पूर्वक और पूरी ईमानदारी से, सच्चाई पूर्वक मैं पूरी इन्वेंटरी इस तरह से बना लेता हूं, और इसका रिपोर्ट पूरा पन्नों के ऊपर आता है। और वो जब मैं कन्फेस करता हूं, मेरे स्पॉन्सर के आगे कन्फेस करता हूं, तो ऐसा लगता है सालों का बोझा, सालों का बर्डन जैसे कुछ हद तक हल्का हो गया हो। शेयर करते रहना पड़ता है, शेयर करते रहना पड़ता है।
कई लोगों का अनुभव एक बार में पूरा नहीं कन्फेस कर पाते, करते रहते, नई नई चीज वापस खड़ी होती है, वापस कन्फेस करते रहते, रास्ता खुलता रहता है। फिर सब डिसऑर्डर इंस्टिंक्ट को ऑर्डर में लाने के लिए मेरे अंदर से जो चरित्र दोष निर्माण होते हैं उसके ऊपर काम करना, 6 और 7 स्टेप, तो अपने आप डिसऑर्डर इंस्टिंक्ट ऑर्डर में आती जाएगी। अगर मैं चरित्र दोषों को प्रैक्टिस करूंगा तो मेरी डिसऑर्डर इंस्टिंक्ट जो है और डिसऑर्डर बनती जाएगी, मेरी जो विकृत प्रवृत्ति है और विकृत बनेगी अगर मैं चरित्र दोषों को प्रैक्टिस करूंगा। लेकिन छठा और सातवां कदम चरित्र दोषों के ऊपर काम कैसे करना वो बताता है, कैसे करना वो, तो काम करूंगा तो चरित्र दोष कमजोर होते जाएंगे और चरित्र का बल जीवन को मिलते जाएगा। तो डिसऑर्डर इंस्टिंक्ट, विकृत इंस्टिंक्ट अपने आप मर्यादा में आने लगेगी, गॉड गिवन गिफ्ट बनने लगेगी, जो अभिशाप थी वो आशीर्वाद का स्वरूप बनने लगेगी। तो ये होने के बाद फिर मुझे 8वां और 9वां कदम की हिम्मत अपने आप आएगी, विलिंगनेस, इच्छुकता अपने आप आएगी, अपने आप निर्माण होगी। अब मुझे जिन जिन लोगों को दुखाया है उसकी भरपाई करना, प्रायश्चित करना, अमेंडमेंट करना, और फिर 12 प्रोमिस का अनुभव बिग बुक में लिखा है। उसके बाद 12 प्रोमिस का मिलना मेरे जैसे शराबी के जीवन को अनुभव देने लगता है, 12 प्रोमिस का। तो पूरा चौथे कदम से जो बुनियाद तीसरे कदम की मैंने बनाई है, 3 कदमों, पहले 3 कदमों से मेरी जो बुनियाद बनी है उस बुनियाद के ऊपर नए जीवन की इमारत बनाने का कार्य मैं आगे बढ़ा सकता हूं चौथे कदम से। और तीसरे कदम के बाद मैं आगे नहीं बढ़ता हूं तो कईयों के अनुभव है वो तीसरे कदम का जो संकल्पना मैंने भले निर्माण की है 3 कदम करके, पहले 3 कदम करके, लेकिन वो संकल्पना उड़ जाएगी, हवा में उड़ जाएगी अगर आगे नहीं बढ़ूंगा तो, आगे नहीं बढ़ूंगा तो उड़ जाएगी। तो आत्म सफाई का कार्य चित्त शुद्धि भी कहते हैं, हाउस क्लीनिंग, अंदर के दोषों को मिटाना, निकालना, और कैरेक्टर एसेंट को बढ़ाना, चरित्र बल को बढ़ाना। पुराना हरेश अपने आप मरता जाएगा। अगर पुराना हरेश मरता जाएगा तो उसके विपरीत नया हरेश बनता जाएगा। इट्स ए वे, ये डिजाइन फॉर लिविंग कहा गया है, जीवन जीने का वे, जीवन जीने का रास्ता, एक आध्यात्मिक प्रगति, एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। इंसान हूं, इंसानियत में आने लगता हूं, और इंसानियत में जो जीते हैं, जीना सीखूंगा तो ही मैं जो चाहता हूं अपने लिए, मैं क्या चाहता हूं, मैं सुख चाहता हूं, शांति चाहता हूं, संतुष्टि यानी मैं जो नशे में ढूंढता था, जो मुझे वहां मिला नहीं, फिर भी ढूंढता रहा, दूर से दूर होता गया, और उसके विपरीत मेरी पूरी हालत खराब होती गई। जो चीज मैं नशे में ढूंढता रहा वो चीज मुझे मिलनी चाहिए, भले नशे में भले नहीं मिली हो, लेकिन वो हकीकत में मिलनी चाहिए। उसके लिए ये 1 से 3 कदम को करके उस वो 3 कदम को साकार करने का कार्य, फुलफिल करने का कार्य 4 से 12 कदम का है। समझो ने 1 से 3 कदम ने डेस्टिनेशन दे दिया, एक लक्ष्य दे दिया, लेकिन उस लक्ष्य तक आगे बढ़ने का कार्य है 4 से लेकर 12 कदम का। और चौथा कदम बहुत गहरा कदम है, एसिड टेस्ट है। शुरू करो,
कहता क्या है, बस शुरू करो, छोटी सी शुरुआत करो और आगे बढ़ो। बहुत ज्यादा उसका टेंशन लेके नहीं चलो, यार इतना बड़ा काम, एसिड टेस्ट, तेजाबी परीक्षण, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं होगा, ऐसा नकारात्मक रवैया निकालना है। आसान कहा गया है, अरे शुरुआत कर, छोटी सी शुरुआत कर और आगे बढ़, बस करता रहे, आगे बढ़ता रहे। अगर गाड़ी रुकती है तो टेंशन मत ले, वापस हैंडल मार, वापस स्टार्ट कर, आगे बढ़ा। रुक गई है तो भले रुक गए, अगर साइकिल को पंचर हो गया, मोटरसाइकिल को पंचर हो गया है तो पंचर ठीक करवा, आगे बढ़ा। पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल डलवा, आगे बढ़। हवा कम हो गई है, हवा भरवा, आगे बढ़। कोई खराबी आ गई है, रिपेयर कर, आगे बढ़। ये करते रहे। और चौथा कदम कहा जाता है कभी भी पूरा नहीं होगा, कभी भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि चौथा कदम में जो मैंने जाना है खुद के बारे में, खुद की समस्याओं के बारे में, और खुद की समस्याओं में से कैसे मैं अपने आप को निकाल सकता हूं, खुद की समस्या में अगर मैं आ गया तो उसमें से कैसे मैं अपने आप को दूर कर सकता हूं, वो पूरा 4 से 9 कदम के अंदर जो तूने जाना है उसको प्रैक्टिकल वापर, 1 डे एट ए टाइम, एक दिन के हिसाब से तुझे 10वें कदम में करना है। 10वां कदम जीने का कदम है। 1 से 3 कदम जानने का है संकल्पना को, 4 से 9 कदम करने का है, 10वां कदम जीने का है, 11वां कदम जीने का है, 12वां कदम भी जीने का है। तो ऐसा कहा जाता है कि पहला 3 कदम चेंज ऑफ माई बिलीफ, चेंज ऑफ माई बिलीफ, मेरी संकल्पना में परिवर्तन दिलाता है, मेरे लॉजिक को बदलता है। पहला 3 कदम चेंज ऑफ माई बिलीफ। 4 से 9 कदम के बोलते हैं चेंज ऑफ माई एक्शन। 10वां, 11वां और 12वां कदम बोला जाता है चेंज ऑफ माई एटीट्यूड, मेरे तेवर बदलते हैं। तो सबका केंद्र बिंदु वैसे है 3रा कदम, कि कितनी अच्छी तरह से हरेश आज की तारीख में तूने बहुत टाइम पहले लिया हुआ डिसीजन, जब तू 3रे कदम अपने स्पॉन्सर के साथ सालों पहले कर रहा था, तब तूने जो डिसीजन लिया था, आज कितना वो साकार हुआ है, वो तेरा ग्रोथ है। और जब भी गड़बड़ी आती है, ऑब्स्टिकल आता है, रेस डिस्टर्ब होता है, तो तुरंत वो चौथे कदम का जो अभ्यास किया हुआ था वो ही आज वापस जागरूक होता है, और उसके जरिए जो जो किया है वही टूल्स तुझे अप्लाई करके अपसेट में से अपने आप को सेटअप में लाया जा सकता है। और रिकवरी का रेशियो भी ऐसा कहा जाता है कि तू रिकवरी में कितना ग्रोथ किया है। तो एक मेंबर ने अपने अनुभव से अच्छा बताया था और मुझे बहुत अच्छा लगा, हाउ मेनी टेक यू टाइम बिटवीन अपसेट टू सेटअप, कि तुम अपसेट हुए हो तो सेटअप होने में कितना कम समय लेते हो, वो है तुम्हारा रिकवरी का रेशियो। अगर ज्यादा समय लग जाता है तो तुम्हें और थोड़ा आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए और अपने आप के ऊपर कार्य करने की जरूरत है। अपसेट तो अगर मैं अपसेट नहीं होगा, कभी भी अपसेट नहीं होगा तो मैं भगवान बन जाऊंगा। कभी भी कोई अगर अपसेट होते ही नहीं है, 1% के लिए भी कोई अपसेट नहीं हुए, तो वो तो भगवान ही हो सकते। मैं इंसान हूं, हम इंसान है, मरते दम तक इंसान ही रहने वाला है। लेकिन तीव्रता कम होती जाती है। वो जो तीव्रता पहले जो खतरनाक रूप में थी वो कम होती जाती है। आज किसी के साथ भी थोड़ी अनबन हो जाती है
लेकिन तुरंत ही थोड़े इस पल के बाद जो मेरा कार्यक्रम मुझे जो सुझाव देता है वो हिसाब से करके वो अनबन को वापस समझौते में लाकर वापस वो गाड़ी को पटरी पे ला सकता है, ला सकता हूं। ऐसा नहीं है कि कभी गुस्सा आएगा नहीं, कभी अन, अनबन गड़बड़ नहीं होगी, हो जाती है। लेकिन मेरे पास आज प्रोग्राम है और प्रोग्राम के अंदर ईश्वर की कृपा से गहराई में पिछले 22 साल से जाते गया हूं, जाते गया हूं, जाते गया हूं, और अनवैल्यूएबल, अमूल्य चीज का अनुभव मिलता गया है। तो चौथा कदम आज भी मेरा चलता रहता है, पर्सनल इन्वेंटरी कंटिन्यूज टू टेक अवर पर्सनल इन्वेंटरी 10वें कदम के रूप में। और मुझे अंदर से अपने आप को स्वस्थ बनाए रखना है। अस्वस्थ होता हूं तो पहले अपने आप को स्वस्थ बनाना अंदर से। हमारा प्रोग्राम कहता है रिजाइमेंट आता है, फियर आता है, तो एक्शन मत लो, पहले पहले रिजाइमेंट और फियर का इलाज करो। रिजाइमेंट में से अपने आप को पहले मुक्त करो, फियर में से अपने आप को बाहर निकालो। खुन्नस, संताप, आक्रोश और डर में से अपने आप को बाहर निकालो। फिर क्या एक्शन लेनी है उसके ऊपर सोचो, फिर एक्शन लो। हड़बड़ी में, रिजाइमेंट और फियर में तुरंत एक्शन लोगे तो खेल और बिगड़ेगा। तो पहले रिजाइमेंट, फियर का इलाज करो, उसके बाद तुम्हें मालूम, तुझे अपने आप गॉडविल दिखाई देगी। ईश्वर का मार्गदर्शन क्या है वो तेरे सामने आ जाएगा, और वो हिसाब से तू एक्शन लेगा तो खेल अच्छा और अच्छा बन पाएगा। गड़बड़ी जो आई थी वो साइड दिख जाएगी। इस तरह से ये प्रोग्राम बहुत गहरा है, बहुत गहरा, इतना गहरा है कि अंतहीन खजाना कहा गया है। बस लेते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। और अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रति धन्यवाद, ईश्वर के प्रति धन्यवाद, और मैं तो मेरे अल्कोहलिज्म को भी धन्यवाद करता हूँ कि अच्छा हुआ मेरे को जो अल्कोहलिज्म की बीमारी है उसका भी आभार मानता हूँ। वो बीमारी मुझे ये प्रोग्राम के ऊपर चलने के लिए मुझे पीछे से धक्का मार रही है। अगर मैं ये प्रोग्राम के ऊपर आगे नहीं बढ़ूंगा तो ये बीमारी पीछे खड़ी है, वापस खत्म करने के लिए, अपनी ओर खींचकर वापस खत्म करने के लिए। लेकिन मैं प्रोग्राम में आगे बढ़ रहा हूं ये बीमारी की वजह से, अल्कोहलिज्म की वजह से। और ये प्रोग्राम में आगे बढ़ने से मैंने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था, सपने में भी सोचा नहीं था, ऐसे अनुभव मुझे मिल रहा है। इसलिए मैं ये शराबीपन का भी आभारी रहता हूँ। पूरा नजरिया बदल गया। तो काफी वक्त मैंने ले लिया, आप लोगों ने मुझे अनुमति दी थी, जितना वक्त चाहिए उतना लो। तो मैं बोलते गया, निकलता गया, बोलते गया, आप सुनते गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भाइयों का, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दे। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास एए मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।